हाँ भाई 12, क्या हाल? सब बढ़िया ना? तो देखो भाई, ये वाली वीडियो हो जाएगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो करने वाले हैं रीजनल एस्पिरेशन। और ये जो है इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं। और ये चैप्टर भाई आ रहा है हम लोग का 8 नंबर का। अब 8 नंबर का आ रहा है तो तुमको 8 देखते के साथ ही तुम्हारा दिल धक 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 करने लगा होगा। बट दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम छोटा सा चैप्टर है, छोटा नहीं है बड़ा है। वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 15-16 मिनट, मैक्स टू मैक्स मैं कोशिश करूंगा इससे अंडर ही कम करने की। तो देखो ढंग से इसको समझना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली तुम लोग के लिए। अच्छे से खाना वाना पानी वानी साइड करो, ये नहीं कि लेके बैठो, साइड रख के बैठो और तब जाके तुमको ये वीडियो समझ आने वाली है। समझते हैं सबसे पहले कि देखो रीजनल एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। 1947 में इंडिया आजाद हुआ। इंडिया की 3 प्रॉब्लम थी, मैंने तुमको बता दी थी। डेमोक्रेसी, इंडिया को एक ही बना के रखना, इंडिया टूटे ना, दूसरी प्रॉब्लम ये थी। और तीसरी प्रॉब्लम क्या थी वो तुमको बताना है, मैं बता देता हूं, चलो डेवलपमेंट वाली। तो ऊपर की एक प्रॉब्लम डेमोक्रेसी वाली वो हमने देख ली, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में। दूसरी जो प्रॉब्लम है कि क्या इंडिया एक बन के रह पाया या नहीं रह पाया, तो अभी हमको उसका आंसर मिल रहा है, हाँ भाई रह पाया। बट अभी वापस से कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश के अंदर जो इंडिया को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र ले लो तुम लोग, या तुम लोग साउथ इंडिया चले जाओ, कर्नाटका चले जाओ, लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। बट पॉलिटिक्स को हटाते हैं और चैप्टर समझते हैं कि इंडिया के अंदर आखिरकार यूनिटी को लेके प्रॉब्लम क्यों आ रही थी। तो बेसिक जो है इस चैप्टर का वो किन पॉइंट्स पे चलेगा, वो हमारे इन 4 पॉइंट्स पे चलेगा। इन 4 पॉइंट्स में भी अगर मैं तुमको इजी कर दूं तो लास्ट वाला पॉइंट अभी यहां पे जितना बताऊंगा सिर्फ उतना ही तुम लोग के लिए सफिशिएंट है। पहला वाला जम्मू कश्मीर से रिलेट करता है, तो जम्मू कश्मीर अब हमारे इंडिया का एक फुल फ्लेज यूनियन टेरिटरी और स्टेट बन चुका है। तो इसमें से बहुत रेयर है कि क्वेश्चन आए, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जो भसड़ थी वो पहले थी, अब सब शांत हो चुका है, तो बहुत मुश्किल है कि ये आए। तो इसको भी ठीक ठीक तरीके से करेंगे। बट जो हमारे 2 सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे एक नॉर्थ ईस्ट में जो 7 बहनें हैं, जिन 7 शहरों के बारे में हम बात करेंगे, और पंजाब। ये दोनों तो हमको अच्छे से करने ही करने हैं, ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट। तो बात करते हैं जो मैंने तुमको बोली लास्ट वाली, पहले लास्ट वाला यही समझ लो। बात क्या थी, इंडिया आजाद हुआ, इंडिया की सरकार के सामने एक डर था। क्या डर था, कहानी की तरह सुनते जाओ। 1947 में इंडिया जैसे ही आजाद हुआ, एक देश पाकिस्तान इंडिया से निकल के अलग हो गया। अब इंडिया को आने लगा डर, ठीक है। इंडिया डरने लगा कि भाई पाकिस्तान अभी धर्म के बेसिस पे अलग हो गया है, तो क्या मेरा इंडिया इन फ्यूचर और भी अलग अलग बेसिस पे टूट सकता है क्या, जैसे लैंग्वेज के बेसिस पे, या फर्दर रिलीजन के बेसिस पे, या कास्ट के बेसिस पे। तो इंडिया की सरकार के सामने ये डर था। और ये डर भाई मानना जायज भी था कि हाँ भाई इंडिया के कुछ ऐसे लोग थे जो इंडिया को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब वो लोग कौन है वो यहीं पे समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे लोग थे जो जम्मू कश्मीर को सेपरेट बनाना चाहते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो जम्मू कश्मीर को किस में मिलाना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। नॉर्थ ईस्ट देखो, जिसमें हमारा आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, ये जितने भी 6-7 शहर हैं, ये डिमांड करते थे कि हमको इंडिया से अलग कर दो, हमको बेशक सेपरेट स्टेट मत, मतलब हमको बेशक सेपरेट मत करो, बट हमको ऑटोनॉमी दो, हमको हमारे खुद की पावर दो जिससे हम अपने शहर को चलाएं। उसके बाद पंजाब, भाई पंजाब तो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया था, एकदम आक्रोश हो गया था। मैं वैसे पंजाब को कुछ नहीं कह रहा, उस समय की पॉलिटिक्स बता रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे सामाजिक तत्व थे जो पंजाब को सेपरेट करना चाहते थे, ठीक है। वो हम पढ़ने वाले सीबीएसई के हिसाब से, कुछ भी फालतू नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारा साउथ इंडिया है, हमारा ये वाला जो इंडिया है, इस इंडिया के लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, हिंदी को लेके। उनको ये था कि भारत की सरकार हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने वाली है, नेशनल लैंग्वेज बनाने वाली है। तो साउथ इंडिया के लोगों को डर हो गया कि यार हमारा जो कल्चर है, हम जो भाषा बोलते हैं उस भाषा का क्या, अगर हम हिंदी बोलने लगे तो हमारी भाषा का क्या होगा, हमारी भाषा तो लुप्त हो जाएगी। तो सबसे बड़ा दिक्कत कहां पे आई, साउथ इंडिया में आई, सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में लैंग्वेज को लेके आई। जिस वजह से इसका सोल्यूशन इंडिया ने क्या करा कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये लिख लेना यहीं पे, और ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया की सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, कि इंडिया ऑफिस में किस तरीके से बात करेगा। तो देखो ये हर स्टेट के पास अपने अपने राइट है। मेन क्या है, मेन इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों तो है ही है। और बाकी जो अपना शहर है, हर शहर अपने रिस्पेक्ट के हिसाब से अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, और उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो यहां पे ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है, लास्ट वाली ये हमने कर ली, ठीक है। ऊपर की जो 3 होगी वो धीरे धीरे इस वीडियो में समझेंगे।
भाई थकना नहीं है, मैं भी पढ़ा रहा हूं, तुमको भी पढ़ना है अच्छे से, और इस वीडियो को एंड तक देखना है और सारे डाउट्स क्लियर करके जाने। इतना नोट करो, फिर मिलता हूं मैं तुमको। तो देखो 12th बात ऐसी है भाई, अब यहां से चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट होनी चालू हो जाएंगी और थोड़ी सी तुम लोग के लिए स्ट्रिक्ट बोल रहा हूं, मुश्किल होनी चालू हो जाएंगी, प्रॉब्लम क्रिएट करनी चालू हो जाएंगी। बट देखो बुक जब तुम खोलोगे तो बहुत ज्यादा पेजेस में बहुत सारी चीजें बताई गई है, बट जितना मैंने यहाँ पे तुमको लिखा है ना सफिशिएंट है एक शहर के लिए, जिस शहर का नाम क्या है, पंजाब। ठीक है, अब पंजाब की प्रॉब्लम समझना चालू करते हैं। देखो पंजाब को लेकर ना इंडिया की बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है। 1947 में जैसे ही इंडिया आजाद हुआ, ठीक है, जैसे ही हमारा इंडिया आजाद हुआ वैसे ही पंजाब अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया, एक चला गया पाकिस्तान में, एक आ गया इंडिया में। ठीक है, अब जो बंदे पाकिस्तान में थे, उन पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, बागी लोग थे, जिनको पंजाब एक सेपरेट नेशन की तरीके से चाहिए था। वहां से इंडिया के लिए प्रॉब्लम होनी चालू हो गई। ये प्रॉब्लम एक बड़ा रूप कब लेती है, 1966 में। कब? जब पंजाब से दो नए शहरों को अलग करा जाता है, एक का नाम है हिमाचल प्रदेश और एक का नाम है हरियाणा। ये होता है, ये जो अलग करवाया जाता है ये लैंग्वेज के बेसिस पे अलग करवाया जाता है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की थोड़ी लैंग्वेज पंजाबियों से अलग है, तो 1966 में लैंग्वेज के बेसिस पे दो हिस्सों को अलग कर दिया। अब यहां से धीरे धीरे जो पंजाब के लोगों में, सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो बागी थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, उनके दिल में जो चिंगारी थी उनमें हवा लग गई और धीरे धीरे आग बनने वाली है। अब आग कैसे बनती है समझते हैं जरा। एक पार्टी थी पंजाब की, बहुत फेमस पार्टी है, शायद से आज के समय में भी चल रही है, अकाली दल। अकाली दल, अब इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। 1920 में बनाया गया है। पंजाब की अपनी खुद की क्या थी, पॉलिटिकल विंग थी। मतलब पंजाब का अपना खुद का क्या है, एक सरकारी अंग है, ये राजनीतिक अंग है। 1967, 1977 में जो पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन में अकाली दल जीता तो है, बट विद द हेल्प ऑफ कोलिनेशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार से। अब गठबंधन की सरकार से क्यों जीता है समझते हैं जरा। पंजाब तो है पूरा पंजाबियों का, बट फिर भी पंजाब में होने के बावजूद अकाली दल को क्यों गठबंधन की सरकार से बहुमत लेनी पड़ी, वो अकेले बहुमत क्यों नहीं ले पाया। इसका रीजन यहां पे कि पंजाब के अंदर अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन जो थी वो थी हिंदू, और हिंदुओं को अकाली दल की जो माइंडसेट था, एकदम कट्टरपंथी वाला जो माइंडसेट था, एक्सट्रीमिस्ट वाला माइंडसेट था, हिंदुओं को वो पसंद नहीं आता था, पहली बात। ऊपर से पंजाब के अंदर भी पंजाबी रिलीजन के अंदर भी लोगों की कास्ट होती है, तो जो नीची कास्ट के लोग थे उनको पंजाब के अकाली दल वाली पार्टी पसंद नहीं आती थी। दैट इज वाई जो पंजाब के लोग थे 67 और 77 में अकाली दल मेजॉरिटी नहीं लेके आ पाती है। अब यहां से पंजाब की जो अकाली दल थी, जो एक बड़ा रोल प्ले करने वाली है पंजाब के अंदर लड़ाई को लेके, उनके दिल में एक भाव आया कि यार मैं पंजाब का हूं, मैं पंजाबी हूं, फिर भी मेरे ही शहर के लोग मेरे को वोट नहीं दे रहे, तो इन फ्यूचर क्या पता पंजाब के लोग अपना कल्चर ही भूल जाए, तो इसके लिए हमको पंजाब को अलग करना पड़ेगा। तो ये कहानी है, ये जो तुमको बुक में नहीं बताई गई, ये मैंने तुमको बताई है। ठीक है, उनको मेजॉरिटी नहीं मिली, उनको डर लग गया, यार मेरे ही लोग मेरे को प्यार नहीं कर रहे तो कौन प्यार करेगा, तो एक काम करता हूं मैं अपने लोगों पे जोर जबरदस्ती करके उनसे प्यार निकलवाऊंगा। तो पंजाब के अंदर ये जो भसड़ चालू हुई है, ये जो क्रांति चालू हुई है, ये कब चालू हुई है। अकाली दल के जो मॉडरेट्स थे, मतलब ये वो लोग होते हैं जो ना सेंसिबल तरीके से काम करते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। अब पंजाब के जो अकाली दल था मॉडरेट वाला, इनसे पावर लेके नए लोगों को दे दी गई, जिनकी माइंडसेट कैसा था, एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है, कट्टरपंथी, कट्टर, जिसे आज के टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा है, कट्टर हिंदुत्व फैलाना है, तो सेम चीज पंजाब में चल रही थी। कट्टर लोगों के हाथ में पावर आ गई। अब जैसे ही कट्टर लोगों के हाथ में पावर आई और उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके गोली बंदूक उठानी चालू कर दी कि भाई अब तो मार काट के हम लोग पंजाब को अलग करवा देंगे, पंजाब को पावर दिलवा देंगे, यहां तक बात पहुंच गई। ये जो मिलिटेंट्स थे, मिलिटेंट का मतलब क्या होता है, बागी लोग, क्रांतिकारी लोग। ठीक है, वैसे क्रांतिकारी नहीं कहते इनको, कुछ और ही कहते हैं, बट कोई नहीं, अभी हम मिलिटेंट समझते हैं। ये मिलिटेंट लोगों ने शेल्टर लिया, इन्होंने पनाह ली पंजाब के बहुत प्यारे से मंदिर में, जिसका नाम क्या है, गोल्डन टेम्पल। अब भाई कल को कोई गोल्डन टेम्पल में जाके शरण लेता है, और अगर मैं गोल्डन टेम्पल में जाके, बेशक वो टेररिस्ट ही क्यों ना हो, मैं उनकी हत्या करता हूं, तो वो जो मंदिर है, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता है, उस रिलीजन को तो एक आहत पहुंचेगा। ये वाली बात याद रखना। क्या हुआ, इन मिलिटेंट्स को निकालने के लिए हमारी भारत की जो सरकार थी, जो उस समय किसके अंडर थी, इंदिरा गांधी के अंदर, इंदिरा गांधी ने एक मुहिम चलाई, जिस मुहिम का नाम क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और ऑपरेशन ब्लू स्टार की मदद से इंदिरा गांधी की आर्मी ने जो मिलिटेंट्स थे गोल्डन टेम्पल में, उनको क्या कर दिया, मार गिराया।
हम मार गिराया तो वहां पे गोल्डन टेम्पल के अंदर थोड़ा खून वून बहा, थोड़ा उस मंदिर को मतलब उस गुरुद्वारे को थोड़ी चोट पहुंची, जिस वजह से पंजाब के लोगों को वो चीज पसंद नहीं आई। और उसका रिजल्ट क्या हुआ भाई, उसका रिजल्ट 31 अक्टूबर 1984, इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लेना। हमारी इंदिरा गांधी जो वहां हमारी प्राइम मिनिस्टर रहा करती थी, उनको उन्हीं के 2 पंजाबी बॉडीगार्ड्स ने गोली से क्या कर दिया, भून दिया। ठीक है, उन्होंने इसका बदला ले लिया। अब उसी वजह से अब देखो क्या हो गया, अब ये जो हिंदू थे और जो पंजाबी थे, इनके बीच में यार बहुत तगड़ी क्या फैल गई, दंगा फैल गया, जिस वजह से दिल्ली के अंदर ये दंगा लगभग 2 हफ्तों तक चला। 20,000 कह रहा हूं, 2000 सिखों को जान गंवानी पड़ गई। ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहे हो, और हमको पता ही है ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें कम करके दिखाई जाती हैं। तो 2000 लोग ऑन रिकॉर्ड मरे हैं, बट इसको तुम लोग डबल कर लो, वो एक्चुअल वैल्यू होगी, बट फिर भी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता मैं, तो अपने हिसाब से देख लेना। इंदिरा गांधी के बाद इनकी जगह लेने आते हैं राजीव गांधी जी। और राजीव गांधी ये चलते आ रहे, ये 15-20 दिन 1 महीने से जो भी वायलेंस हो रहा था पंजाब में, वो शांत करने के लिए उन्होंने एक पैक्ट साइन करा है, जिस पैक्ट का नाम क्या है, पंजाब पैक्ट। कौन से साल में, 1985। किस व्यक्ति के साथ साइन करा है, तो हरचंद सिंह लोंगवाल। और ये इंपॉर्टेंट हो गया कि हमारे पंजाब में जो जितनी भी आक्रोश चल रहा था वो कब खत्म हुआ है, वो हुआ है भाई इस समय खत्म, विद द हेल्प ऑफ राजीव गांधी। ठीक है, हु साइंड अ पैक्ट विद हरचंद सिंह लोंगवाल। ठीक है, यहां तक हमने पंजाब का फंडा क्लियर कर लिया। अब मैं तुमको बताऊंगा किसके बारे में, नॉर्थ ईस्ट के एक शहर के बारे में, और इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, आसान सा है, एक ओवरव्यू दे दूंगा, उसको समझ लेना, वहां से कुछ नहीं आएगा, जो आएगा यहां से और दूसरी जगह से आएगा। और इसको खत्म करो, फिर मिलता हूं मैं तुमको अगली वीडियो में, बट उससे पहले ये वीडियो तो खत्म करो, पहले इतना लिखो फिर करवाता हूं मैं तुमको। तो भाई 12th अभी तक हमने पीछे क्या देख लिया था भाई, पंजाब के बारे में हमने सारी चीजें समझ ली थी। अब मैं तुमको एक और शहर करवाने वाला हूं, जो शहर तुम्हारा कहाँ का होगा, नॉर्थ ईस्ट का होगा, और फिर तुम्हारा जो ये चैप्टर होगा वो पूरा रैप अप हो जाएगा। ठीक है, 1-2 पॉइंट है, जैसे नागालैंड है, आसाम है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेना अपनी बुक से खुद भी, कुछ नहीं है उसके अंदर। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने करवा दिया, एक पंजाब था और एक मिजोरम था। अब मिजोरम के अंदर जो चीज होने वाली है, उस मूवमेंट को बोलेंगे हम सेपटेरिस्ट मूवमेंट, या इसको हिंदी में बोलते हैं अलगाववादी आंदोलन। अलगाववादी आंदोलन का मतलब क्या होता है, अलग, कि अब हमको, हम जिस देश में हैं उस देश से हमको क्या करके दो भाई, अलग करके दो। ये डिमांड थी किसकी, मिजोरम की। समझते हैं जरा मिजोरम है कहां इंडिया के अंदर, जियोग्राफिकली ये कहां लोकेट करता है, तो हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट के साइड में मिजो हिल नाम करके कुछ पहाड़ियां हैं। तो ये पहाड़ के, इन पहाड़ पे रहने वाले लोगों को, उन जंगलों में रहने वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, मिजो पीपल बोलते हैं, और उस एरिया को अभी नाम मिला है मिजोरम। तो क्या कहना था इन लोगों का, क्या कहना था, ये ऐसा मानते थे कि जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, ठीक है, तो ब्रिटिशर ने बेशक पूरे इंडिया पे राज करा हो ना करा हो, इनको कोई मतलब नहीं है। मिजोरम के लोगों को ये लगता था कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज नहीं करा, और अंग्रेज जब गए थे तो उन्होंने एक पावर दी थी इन सारे शहरों को कि या तो वो इंडिया में मिल जाए, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या तो वो इंडिपेंडेंट रहे। अब मिजोरम वाले लोग क्या कहते हैं कि हम अगर ब्रिटिशर वाले इंडिया का हिस्सा ही नहीं थे, तो हम इंडिया में आखिरकार मिले क्यों। ठीक है, अगर मैं ब्रिटिशर वाली इंडिया का हिस्सा ही नहीं था तो मैं इंडिया में जाके क्यों मिलूं। तो ये चाहते थे कि हमको एक ऑटोनोमस शहर बनाए रहने दो, या हमको एक नॉर्मल सा छोटा सा देश बना दो। ठीक है, अभी के टाइम पे और समझते हैं, मिजोरम आज के समय में आसाम में था, मतलब पहले के समय में आसाम में आता था, अब आसाम से अलग करके इसको एक प्रॉपर स्टेटहुड दे दिया गया मिजोरम नाम से। समझते हैं जरा हुआ क्या था, हिस्ट्री समझते हैं जरा। 1959 में सेपटेरिस्ट मूवमेंट मतलब अलगाववादी आंदोलन यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, और असम की जो सरकार थी, वो सरकार इस सेपटेरिस्ट मूवमेंट अलगाववादी आंदोलन को रोक नहीं पा रही थी, उसकी इतनी पावर नहीं थी कि वो इस सेपटेरिस्ट मूवमेंट को रोक सके। अब मिजोरम के ही लोगों ने अपनी एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम क्या था, मिजो नेशनल फ्रंट। ये पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। मिजोरम के लोगों ने एक पार्टी बनाई, मिजो नेशनल फ्रंट, और इसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था, लाल देंग कह लो, लाल डेंगा कह लो। इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा मतलब कोशिश करके एक पार्टी बनाई, मिजो नेशनल फ्रंट करके, और इसने क्या कर दिया, इसने फिर ना जंग छेड़ दी। जंग क्या छेड़ी कि 1966 में इन लोगों ने हथियारों का इस्तेमाल करा और बोला कि हम अपने मिजोरम को, मिजो हिल को पूरी तरीके से क्या करवा देंगे, आजाद करवा देंगे। उस वजह से इंडिया की आर्मी और मिजोरम की आर्मी, मिजोरम के जितने भी बागी लोग थे, रेबल थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और ये कॉन्फ्लिक्ट लगभग 20 साल तक चला है। कितने साल तक, 20 साल तक। बात ऐसी थी कि इंडिया की सरकार ने अपनी एयरफोर्स का भी इस्तेमाल करा मिजोरम के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा गंदा
एक तरीके से एक्शन कह सकते हैं हम लोग सरकार का, क्योंकि एयरफोर्स को हम लोग एट लास्ट में यूज करते हैं। तुम अपने ही देश के लोगों के ऊपर किस तरीके से एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहां से चीजें और ज्यादा भड़कनी चालू हुई। ये लाल डेंग जो था, ये लाल डेंग इंडिया छोड़ के कहां चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, और फिर इनको समझ आ जाता है कि मैं अब ज्यादा दिन तक ऐसे छुप छुपा के रह नहीं सकता। तो इन्होंने हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे उनसे बातचीत करके ये मिजोरम का जो भी फंडा था, इस फंडे को सॉल्व करने की कोशिश करी, और दोनों ने मिलकर एक पीसफुल संधि साइन करी, एक शांति संधि साइन करी। कब? 1986 में। ठीक है, 1986 में पीसफुल संधि साइन कर ली है, और उस संधि में क्या बोला गया है कि मिजोरम को हम एक अलग शहर बना देंगे, और मिजोरम के लोगों के पास अपने खुद के कुछ स्पेशल राइट्स होंगे। कुछ स्पेशल राइट का मतलब क्या हो गया कि वो कबीलों में रहने वाले लोग हैं, तो उनके पास अपनी खुद की पावर होगी कि वो किस तरीके से अपने कबीलों को चला सकते हैं। भारत की सरकार उनमें ज्यादा हद तक हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। ठीक है, ये मैंने बता दिया मिजोरम के बारे में। साथ ही साथ आज के समय पे इंडिया के अंदर सबसे शांत अगर कोई शहर है तो उसमें से एक क्या है, मिजोरम है हमारा। अब देखो, ये हमने मिजोरम का कंसेप्ट भी कर लिया। अब एक लास्ट चीज तुमको समझनी होगी। मान लो तुम लोगों से 2 नंबर में पूछ लिया जाए कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं से किसी एक देश का क्या भला होगा, रीजनल एस्पिरेशन किसी भी देश के लिए अच्छी क्यों है? तो देखो, रीजनल एस्पिरेशन हमारे देश के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि हमारी सरकार के सामने चैलेंजेस लाती है, गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस लाती है कि वो किस तरीके से अपने देश को और भी बेहतर कर सके। ठीक है, अगर मेरे सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी तो सीधी सीधी बात है, मैं कभी डेवलप नहीं हो पाऊंगा। जैसे जैसे मेरे सामने प्रॉब्लम आई वैसे वैसे मैं डेवलप होता गया, और हमारी सरकार क्या हो गई, अच्छी बनती गई, हमारा देश अच्छा बनता गया। साथ ही साथ लोगों को भरोसा हो गया अपनी सरकार के ऊपर। ठीक है, अगर मैं कोई मांग करता हूं मेरी सरकार से और मेरी सरकार उस मांग को पूरा करती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि यार सरकार हमारे लिए काम कर रही है। ये वाला बात हो गया। और लास्ट में क्या है, इक्वल डेवलपमेंट। अब इंडिया के अंदर अलग अलग शहरों की डेवलपमेंट की स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो क्या होता है कि अगर मैं मांग नहीं उठाऊंगा तो हो सकता है मेरी डेवलपमेंट ही ना हो। तो इंडिया के हर शहरों के पास ये पावर है कि वो सरकार के पास जाए, बोले कि हमारी डेवलपमेंट करो, और सरकार को डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो देखो, यहां तक हमने इस चैप्टर को खत्म करा है। अब मिलूंगा मैं तुमको अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक इस चैप्टर को 8 नंबर का चैप्टर अच्छे से पढ़ो, खत्म करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।